अच्छा, now this is a question from your past papers. Actually, this is the last one that we're going to do today, and then you guys are free from the curse of inheritance. Normal wild type goats have a gold and black coat color pattern known as bezoar and are also horned. Domestic goats may have a white coat and may be hornless, do not have horns. तो हमारे पास एक जो गोट की टाइप है, फर टाइप है, वो बिजोर टाइप है, जिसमें हमारे पास क्या हमें नजर आ रहा है, गोल्ड एंड ब्लैक कोट कलर नजर आ रहा है। दूसरी जो हमारे पास गोट्स हैं वो व्हाइट कोट वाली या व्हाइट फर वाली वो है। सो कलर्स हमारे पास उन्होंने दे दिए हैं दो, एक बेजुआर दे दिया है और एक व्हाइट कोट दे दिया है। दूसरी क्या हमारे पास हम फिनोटिपिकल ट्रेट हमें बताया उन्होंने कि हमारे पास कुछ जो गोट्स हैं उनके क्या कहते हैं, हॉर्न्स हैं, दे आर हॉर्न, एंड सम गोट्स आर हॉर्नलेस, दे डू नॉट हैव हॉर्न्स। क्या हमारे पास ये डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस का केस है? यस, और ये क्यों डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस का केस है? बिकॉज हम दो डिफरेंट जीन्स या दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की इनहेरिटेंस उनके किस तरह से वो पास डाउन हो रहे हैं वो देखेंगे। नाउ these variations are coded for by two unlinked genes। उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि हमारे पास ये जो केस है वो किस चीज का केस है, नॉन लिंक्ड जीन्स का केस है। ये जीन्स जो हैं वो अलग अलग सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे एग्जिस्ट कर रही होंगी। व्हाइट कोट कलर कोडेड फॉर बाय द डोमिनेंट एलील, उन्होंने बता दिया कि जो व्हाइट कोट है ना ये हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट है। द व्हाइट कोट इज द डोमिनेंट ट्रेट। और उन्होंने हमें खुद ही अल्फाबेट्स दे दिए हैं कि जो कलर का आप अल्फाबेट यूज करो एलिल्स का वो आप ए यूज कर लो। और हमारे पास हॉर्नलेस उन्होंने बता दिया कि हॉर्नलेस होना इज द डोमिनेंट ट्रेट, और उसका भी उन्होंने खुद ही हमें अल्फाबेट दे दिया फॉर द एलिल्स एच। ओके, यहां तक इंफॉर्मेशन में कोई चीज जो सर के ऊपर से गुजरी हो, सब समझ आ रहा है? क्रॉस बिटवीन अ white hornless goat and a bezoar horned goat produced offspring of four different phenotypes. Now, हमारे पास क्रॉस किन के बीच में आ रहा है, अ व्हाइट हॉर्नलेस गोट, वी हैव अ व्हाइट हॉर्नलेस गोट एंड अ बेजोर हॉर्न गोट। और हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके चार डिफरेंट फिनोटाइप्स आ रहे हैं। Draw a genetic diagram to show the genotypes of the two parents, their gametes, and the offsprings, and the phenotypes of the offspring. अगर खुद से रीड करना है, I'm giving you guys a minute. You can go over this information खुद से again. Take a minute, and once you've read it, give me a thumbs up. Okay. Now, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बनाना है जो पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप हमें अंडरस्टैंड करना है। पेरेंट्स का जीनोटाइप समझ आएगा तो हम ऑब्वियसली तभी गमीट्स बना पाएंगे, तभी ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप और फिनोटाइप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। नाउ हमारे पास क्या कहते हैं, व्हाइट हॉर्नलेस गोट है। अगर हम व्हाइट हॉर्नलेस गोट को देखें, व्हाइट कोट कलर होना डोमिनेंट ट्रेट है, सो इसके पास डोमिनेंट एलील होगी। और हॉर्नलेस गोट है, हॉर्नलेस होना भी एक डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसके पास हॉर्नलेस की भी डोमिनेंट एलील होगी और हमारे पास व्हाइट कोट की भी डोमिनेंट एलील होगी। यू ऑल एग्री? गुड। ना हमारे पास अगर ये पेरेंट डोमिनेंट है, व्हाइट हॉर्नलेस की बात अगर हम करें, अब इसके ना दो पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे। या तो ये ए ए एच एच होगा, या फिर ये ए ए एच एच यानी हीट्रोजाइगस होगा। ये होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, ये हीट्रोजाइगस भी हो सकता है दोनों ट्रेड्स के लिए। इज दैट करेक्ट? मैं दोनों अगर डोमिनेंट ट्रेड्स हैं उससे ये प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकती कि मेरे पास क्या कहते हैं जो पेरेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट था या हीट्रोजाइगस था फॉर दीज ट्रेड्स। क्योंकि अगर एक भी हमारे पास डोमिनेंट कॉपी किसी जीन की एग्जिस्ट करती है, डोमिनेंट एलील एग्जिस्ट करती है, वो ट्रेड एग्जिबिट होगा ना। बेजोर को अगर हम देखें, बेजोर हॉर्न गोट, नाउ बेजोर इज अ रिसेसिव ट्रेट, दो हॉर्न्ड कैरेक्टरिस्टिक इज आल्सो रिसेसिव। तो इसका तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारे पास जो बेजोर हॉर्न्ड है वो दोनों ट्रेड्स के लिए होमोजाइगस रिसेसिव होगी। सो ये ए ए एच एच होगा। इज दैट करेक्ट ना? हमारे पास अगर ये पेरेंट जो है, ये वाला पेरेंट डोमिनेंट पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होगा,
तो ये एक एक डोमिनेंट एलील अपने सारे ऑफस्प्रिंग्स को देगा, क्योंकि इसके पास तो कोई रिसेसिव एलील एग्जिस्ट ही नहीं करती किसी भी ट्रेट के लिए। तो अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ये अपनी सारी जो डोमिनेंट एलील्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में देगा। तो अगर ये अपनी सारी डोमिनेंट एलील्स की एक एक कॉपी अपने तमाम ऑफस्प्रिंग्स को देगा, तो हमारे पास हर ऑफस्प्रिंग का जो फिनोटाइप है वो डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। इज देयर एनीवन जिसको ये बात समझ नहीं आई? ओके, आई रिपीट। अगर हमारे पास जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट पेरेंट है, if that parent has the dominant alleles for both the traits, तो वो अपनी एक एक डोमिनेंट एलील अपनी ऑफस्प्रिंग में पास डाउन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं टेस्ट क्रॉस करके भी दिखा देती हूँ। अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ, हमें ये तो पता है ये पेरेंट रिसेसिव पक्का पक्का है, इसका जीनोटाइप का शोर मार, ये रिसेसिव पेरेंट है तो इसका रिसेसिव जीनोटाइप होगा। हमें डोमिनेंट पेरेंट का कंफर्म नहीं है। अगर हमारा डोमिनेंट पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होता, तो उसकी क्या हमारे पास जो गमीट्स बनते वो यही वाले गमीट्स बनते, सारे ए एच होते, और इसके सारे ए एच होते। इनका जब भी तो आप क्रॉस बनाओगे, आपके पास ए कैपिटल ए स्मॉल एच कैपिटल एच स्मॉल सारे जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, उनका यही जीनोटाइप पॉसिबल है। और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी होती है ऑफस्प्रिंग्स की? दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, डू यू अग्री? फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? विद दीज गमीट्स व्हाट अदर पॉसिबिलिटीज कुड देयर हैव बीन? हाँ, अग्री, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमारे सारे ऑफस्प्रिंग्स एक ही जैसे जीनोटाइप के होंगे तो उनका सेम फिनोटाइप होगा, और सेम फिनोटाइप इन दिस केस वुड बी, हमारे पास डोमिनेंट कलर क्या है? वाइट कलर। और डोमिनेंट ट्रेट क्या है हमारे पास? हॉर्नलेस होना। तो सारे ऑफस्प्रिंग्स का सेम फिनोटाइप होता ये वाला, अगर हमारे पास डोमिनेंट पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होता। तो हमारे पास जो हमारा डोमिनेंट पेरेंट है, that dominant parent would not be homozygous dominant. Why would it not be homozygous dominant? क्योंकि अगर homozygous dominant वो होता तो हमारे पास सेम फिनोटाइप आता ऑफस्प्रिंग्स का, जो कि इस केस में नहीं आ रहा। हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स आ रहे हैं। वो 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स तब पॉसिबल होंगे अगर हमारे पास जो डोमिनेंट पेरेंट है उसके पास रिसेसिव एलील्स भी हों। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? Let me quickly go through the chat box. ओके अहमद। अच्छा, तो अब हमने ये स्टैब्लिश कर लिया कि पेरेंटल जीनोटाइप्स क्या है। पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? अच्छा, वो हमसे कह रहे हैं वी हैव टू गिव द पेरेंट्स जीनोटाइप, we have to give the genotype of the gametes, we have to give the genotypes of the offsprings, and we have to give the phenotypes of the offsprings. Yes, Rahima? मिस हमें जो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी फॉर द डोमिनेंट पेरेंट, कि हम लोग कह रहे थे कि अच्छा देयर आर 2 possibilities, बट आर देयर 4 possibilities ऑफ द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, द डोमिनेंट पेरेंट? बिकॉज अब दो आपके पास है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उन दोनों के अंदर बोथ ऑफ देम कुड आइदर बी होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। सो लाइक कैपिटल एस स्मॉल एच एंड कैपिटल एच भी तो हो सकता है, एंड देन कैपिटल ए, दोनों कैपिटल एच, ये भी हो सकता है। तो वो 4 नहीं बन सकते पॉसिबिलिटीज, उनमें से भी कैसे चूज करेंगे? यहाँ पे तो वी जस्ट कंसिडर 2 ना। You are saying कि हमारे पास जो पेरेंट है वो, सॉरी, कैन यू रिपीट योर पॉसिबिलिटीज अगेन? मिस आई सेंड द पिक्चर इन द चैट, अच्छा, मैं देखती हूँ, एक आई सेकेंड। एम रीसेंडिंग इट। हाँ, प्लीज रीसेंड दैट। सो यू आर सेइंग कि हमारे पास जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो हमारे पास क्या हो? ए हो, ठीक है। एक सेकेंड, व्हाट हैव यू डन ओवर हियर? हमारे पास यू आर सेइंग दैट द इंडिविजुअल हैज ए कैपिटल ए स्मॉल और ए कैपिटल ए स्मॉल। देखो, 4 पॉसिबिलिटीज ना हमारे पास आ ही खाली तब सकती हैं अगर हमारे पास जो डोमिनेंट पेरेंट है वो हीट्रोजाइगस हो फॉर बोथ द ट्रेट्स।
द पेरेंट हैज टू बी heterozygous फॉर बोथ द traits, क्या कहते हैं, फॉर ऑल द फोर phenotypes टू टेक प्लेस। इफ यू मेक ऑल दीज क्रॉसेस ना, तो हमारे पास कभी भी फोर phenotypes नहीं आ सकेंगे। हमारे पास क्या कहते हैं, फोर से कम ही phenotypes आ रहे होंगे। तो फॉर फोर phenotypes हमारे पास जो पेरेंट है, जो हमारे पास डोमिनेंट पेरेंट है, उसकी जो चारों एलील्स है ना, वो चार डिफरेंट एलील्स हो। आर यू गेटिंग दिस? जी बस, सो यू कैन जस्ट लर्न दिस आई थिंक, राइट? कि या अगर आपको फोर चाहिए तो आपको यू नीड टू हैव इट heterozygous for both traits. यस, हमारे पास देखो, अगर वो क्या कहते हैं, फोर डिफरेंट फिनोटाइप्स तभी होंगे अगर हमारे पास एक पेरेंट के पास फोर डिफरेंट एलील्स होना, है ना, ऐसा ही होगा। जी बस। दैट्स व्हाई हमारे पास जो पेरेंट होगा उसकी क्या होंगी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल एच, स्मॉल एच, और उसका क्रॉस हम किससे कर रहे हैं, हम एक रिसेसिव पेरेंट से कर रहे हैं। नाउ ये हमारे पास क्या आ गया, पेरेंट्स का जीनोटाइप आ गया। और अब अगर हम इनकी गमीट्स बनाए, तो इनकी गमीट्स की हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। वी वुड हैव ए कैपिटल एच, कि हमारे पास गमीट्स होंगे। डू यू ऑल एग्री? ओके, श्योर अमर। ना अब अगर हम इनके फिनोटाइप्स लिखने लगे, ना हमारे पास ए, तो कैपिटल ए जिनके पास है उनका फर कलर क्या होगा, कोट कलर क्या होगा, दे वुड बी वाइट। ये दोनों वाइट होंगे। और जिनका स्मॉल ए है वो क्या होंगे, विजुअर होंगे। और अगर हम बात करें हॉर्न्स की, तो हमारे पास हॉर्नलेस होना इज द डोमिनेंट ट्रेट। तो ये हमारे पास हॉर्नलेस होंगे, and these would be horned. So do we have four different phenotypes now? मिस, Yes. ये कैपिटल ए नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज कहाँ वाइट पर? फॉर द, आई मीन फॉर द वाइट कोट। इस वाले की बात करो। मिस, इट सेज वाइट, जो क्या कहते हैं उसका डोमिनेंट एलील कैपिटल हम्म। ए है ना। यस। सो कैन इट बी, आपने हेट्रोजाइगस ए ए लिखा हुआ है, तो कैन इट बी होमोजाइगस ए, कैपिटल ए वो और तब होगा कैपिटल अगर एच। हमारे पास इस वाले पेरेंट के पास ही कैपिटल ए होता। क्या हमारे पास इस दूसरे पेरेंट के पास कोई भी कैपिटल ए है? नो मिस। नहीं, अगर इस पेरेंट के पास कैपिटल ए होता तो ये पेरेंट जो है वो फिर वाइट होता, वो फिर बिजोर नहीं होता। इस वजह से हमने इसको दोनों हमने एज रखे हैं स्मॉल, क्योंकि हमारे पास बिजोर इज अ रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस ही इन द एब्सेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील होता है। ठीक है? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन अमा, या अभी भी कोई एम्बिग्विटी है, तुम पूछ लो। मिस, कैन यू मेक द गैमेट्स अगेन? जो पेरेंट्स, ये जो जीनोटाइप है, ये समझ नहीं आया मुझे, आपने कैसे बनाया? ओके ओके ओके। जब बाकी लोगों को समझ आ गया, यू गाइस कैन टेक अ पिक्चर ताकि मैं फिर अरेज कर दूं। Just quickly take a picture so that I can erase this. हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है हमारे, इंफॉर्मेशन हमें ये दी हुई है। हमारे पास जो, यस अनिया, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कराने वाले आज की क्लास में, सो यू वांट टू लीव यू कैन। अच्छा, हमारे पास देखो, उन्होंने बताया हुआ है कि जो व्हाइट कलर है वो एक डोमिनेंट एलील है। ठीक है? तो हमारे पास बिजोर इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील ही नजर आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास डोमिनेंट एलील होगी तो हमारे पास जो कलर होगा वो व्हाइट ही होगा, बिजोर नहीं हो सकता। डू यू अग्री? तो हमारे पास अगर एक बिजोर
पेरेंट है तो उसके पास जो दोनों कलर्स की एलील्स हैं वो हमारे पास स्मॉल ए होंगी। डू यू अग्री विद दैट? और वो एक हॉर्न्ड गोट है। अच्छा, हॉर्नलेस होना डोमिनेंट एलील था, तो हैविंग हॉर्न्स इज द रिसेसिव ट्रेट। तो अगर वो रिसेसिव ट्रेट उसके पास है तो वो रिसेसिव एलील्स होंगे उसकी दोनों। डू यू अग्री? इस वाले पेरेंट का क्लियर हो गया जीनोटाइप। नाउ कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट पेरेंट पे चली जाओ मैं यस हमारे। मिस। अब नेक्स्ट पेरेंट जो है वो हमारे पास एक वाइट हॉर्नलेस गोट है। हमें कितने फिनोटाइप्स बनाने हैं? हमें 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स बनाने हैं। इस पेरेंट के कितने गमीट्स बनेंगे? एक ही टाइप का गमीट बनेगा AH। 4 ही बनेंगे लेकिन चारों का सेम जीनोटाइप होगा। डू यू अग्री? यस मिस। ना, हमारे पास अगर हम दूसरे को देखें तो अगर हमें 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स चाहिए और एक पेरेंट एक ही क्या कहते हैं जीन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दूसरे पेरेंट के पास 4 डिफरेंट एलील्स होनी चाहिए फॉर 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स। यस मिस। हमारे पास एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए, एक कैपिटल एच, एक स्मॉल एच। ठीक है? Yes, so it will be heterozygous for both of the traits. या दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ, दिस इज heterozygous फॉर बोथ द ट्रेट्स। तभी हमारे पास 4 डिफरेंट गमीट्स बनेंगे। ए कैपिटल एच, ए कैपिटल, स्मॉल एच, स्मॉल ए कैपिटल एच, स्मॉल ए स्मॉल एच। तभी हमारे पास फिर 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स बनेंगे। ठीक है? Yes, miss. सो इस इंफॉर्मेशन से हमने फिगर किया डोमिनेंट पेरेंट का जीनोटाइप। सही है? Miss, when there is मतलब homozygous recessive जब भी हो दूसरा parent तो like the second parent will be always heterozygous for both of the traits. देखो वो डिपेंड करता है। हमारे पास इस केस में द पेरेंट हैड टू बी हेट्रोजाइगस क्योंकि उन्होंने हमें ऑफस्प्रिंग का बता के उन्होंने हमें लिमिट कर दिया था। हमारे पास ये हो सकता है जैसे राहिमा ने बोला ना कि हमारे पास में जो हमारा वो वाला पेरेंट है उसके तो एक से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो हाँ, वो 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट वो केस टू केस वेरी कर सकता है। एक पेरेंट, अच्छा अगर ये हमारे पास वो हो जाता, ये ऐसे मिस भी अगर हमारे दोनों पास हॉर्न हो डोमिनेंट हो सकता। जाते जी। हाँ, तो अगर ये डोमिनेंट हो जाते तो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती गमीज की, लेट्स सी दैट। तो हमारे पास AH और AH, यही पॉसिबिलिटी बनती, और तो कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही ना गमीज की। यही नो पॉसिबिलिटी मिस। होती। तो जी। हमारे पास A बनता अगर ये फ्यूज करता है इसके साथ, और हमारे पास ये बन जाता। डू यू अग्री? यही दो ऑफस्प्रिंग की पॉसिबिलिटीज होती हैं और तो कोई तीसरी नहीं होती। जी मिस। तो because they've told us that there are 4 different phenotypes of the offsprings, हमें ऐसा ही क्या कहते हैं पेरेंट का जीनोटाइप रखना था जिससे हमारे पास 4 एलील्स आ रही होती हैं, 4 गमीट्स बन रहा होता है। ठीक है? मिस सो मतलब एग्जाम में मतलब हम ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे लाइक ट्रायल एंड अगर एरर हम ज्यादा ये एग्जाम। करते करते समझ आ जाएगा। अभी ये बात समझ आ गई कि 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स तभी बन सकते हैं अगर एक पेरेंट के पास 4 एलील्स हो, और अगर 4 एलील्स के लिए वो पेरेंट होना ही हेटेरोजाइगस चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आ गया। जी मिस। तो ऐसे अगर हम 2-3 क्वेश्चंस कर जाएंगे तो हमारी मसल मेमोरी बन जाएगी। जी मिस। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा वो आसान हो जाएगी चीज। ये तो हमने अभी पहली क्लास ली ना डाइहाइब्रिड की, और पहली क्लास डेफिनेटली मुश्किल होगी बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, बट करते करते ये चीज आसान हो जाएगी। कल की क्लास से भी हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास और हमें समझ आ जाएगा कि किस किस तरह के पेयर्स या किस किस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। So today we'll do one more question of non-linkage and we would move towards linkage inheritance of dihybrid traits. अच्छा, now, let's say we have two heterozygous parents for non-linked genes. So let's say one parent has the
genotype and the other parent also has the genotype of this. Now these two parents are crossed together. Let's say A is the skin color. A is the gene for skin color. So A codes for skin color and the dominant color, let's say, is brown. And the recessive color, let's say, is white. And for H, हमारे पास फिर कहते हैं this codes for height and the dominant height trait is tall and the recessive is short. Now, in this case, tell me the number of possible gametes each parent could contribute. हर parent के कितने gametes बन सकते हैं in this case scenario? ये हमारे पास क्या कहते हैं नॉन लिंक्ड जीन्स का केस है तो हमारे पास बेसिकली this can form a gamete with this, so AH, and this can form a gamete with this, which is A capital small h. Small a capital H and small a small h. Same would be the possibility for the other parent. Capital A and capital H, capital A small a capital H, and small a and small h. Now, we have to predict कि इनकी जो offsprings हैं इनका क्या genotype होगा और उन offsprings का क्या phenotype होगा. So in this case, process बनाना बहुत complicated हो जाता है. So we prefer to make a Punnett square for them. So ये हमारे पास क्या कहते हैं? Let's write the gametes of one parent over here. Say so AH in this case we would have AAHH. Yep, this is called Punnett square event. And in this case, we would have capital A, capital A, capital H, small h, capital A, capital A, small h, small h. There are the easier ways to make क्या कहते हैं Punnett square is a rather cleaner way to clearly show up अपने क्या कहते हैं fusion of gametes. Crosses हैं because we're making so many lines, so it can get confusing and messier. So तरीका अब यहाँ पर अगर हम चार हर गैमीट को हर गैमीट से क्रॉस करवा रहे होते हैं वन गैमीट वुड बी क्रॉसिंग विद फोर गैमीट्स एंड इट वुड बी फॉर एवरीवन तो आई थिंक सो 4 times 4 आपको 16 क्रॉसेस दिखाने होते हैं वो 16 क्रॉसेस लाइंस बना बना के दिखाना वुड बी वेरी 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 डिफिकल्ट एंड वेरी अनक्लियर और आपके पास इतनी जगह भी नहीं होगी सो दिस इज अ रिलेटिवली more organized and cleaner way कि आप Punnett square के थ्रू ये कर लो yeah Punnett square is relatively easier to clearly show what's happening फिर हम इनके phenotype लिखना स्टार्ट करें तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स के पास कैपिटल ए है लाइक डोमिनेंट ए प्रेजेंट है उन सबका जो कलर का ट्रेट होगा कलर का phenotype होगा दैट वुड बी ब्राउन
So हमारे पास for all the organisms which have one or two dominant alleles for the red color, sorry, for the brown color, we would say इनका जो color होगा वो क्या होगा? Brown होगा. This would be brown. This is brown, this is brown, this is not brown, this would be brown and this would be brown. Now, बाकी क्या होंगे? बाकी हमारे पास white हो जाएंगे. और अगर हम क्या कहते हैं वो देखें, इनकी हाइट की एलील्स के हिसाब से फिनोटाइप प्रिडिक्ट करें. So all of them which have either one or more than one capital H, they would be tall for the height rate. So this is tall, this is tall, this is tall, tall. And we have tall. Now the rest of them would be what? The rest of them would be short. You have short over here, short over here, and short over here. Now अगर हम आइडेंटिफाई करें हमारे पास कितने डिफरेंट किस्म के फिनोटाइप्स आए, तो हमारे पास ब्राउन टॉल, ब्राउन टॉल, ब्राउन टॉल. So yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. 9 out of all these children are what? They're brown and tall. So हमारे पास brown and tall. We have 9. ठीक है, ये हमारा एक phenotype है. फिर अगर हम किसी और phenotype को देखें, so we have a phenotype brown and short. So we have how many brown and short? We have, so yeah, वो लिखना भूल गई. So we have 1, 2, and 3. We have 3 brown and short. And then if we say we have 3 white and tall. We have 3 white and tall over here. And we only have 1 white and short. So if we write the phenotypic ratio for a heterozygous cross would always come out to be 9 is to 3 is to 3 is to 1. तो हमारे पास जब भी कोई पेरेंट heterozygous होता है तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये वाला फिनोटाइपिक रेशियो एग्जिबिट हो रहा होता है कि हमारे पास 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स आ रहे होते हैं. 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स क्यों आ रहे होते हैं? या वाइट एंड शॉर्ट इज 1. तो हमारे पास 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स क्यों आ रहे होते हैं? बिकॉज जो हेटेरोजाइगोट पेरेंट होता है ना, इट वुड बी गिविंग 4 फिनोटाइप्स. तो हमारे पास जब 4 फिनोटाइप्स आते हैं तो वो 4 फिनोटाइप्स डाई हाइब्रिड नॉन लिंकेज इनहेरिटेंस में किस तरह से आते हैं? 9:3:3:1 की फॉर्म में आते हैं. ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फॉर? एवरीथिंग इज क्लियर? डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस ऑफ नॉन लिंक्ड जीन्स के केसेस समझ आ गए? Perfect. Now let's move towards linked genes today. हमारे पास डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं? मैं फिर से क्विकली एक ओवरव्यू दे देती हूँ लिंक्ड जीन्स का. लिंक्ड जीन्स हमारे पास वो जीन्स होती हैं which are present on the same chromosome. So A and B are linked genes. They would always be inherited together. ये independent assortment में separate नहीं हो रही होंगी. These genes cannot independently assort themselves. ये जो genes हैं ये आपस में together ही inherit हो रही होंगी. So if I have the same chromosome over here,
तो हमारे पास linked genes are present on the same chromosome. Now, this particular organism, अगर मुझे इसका वो लिखना हो, क्या कहते हैं, जीनोटाइप लिखना हो या इसके पॉसिबल गमीट्स बनाने हो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स होती है उनको लिख देते हैं और दूसरे क्रोमोसोम पे जो जीन होती है उनको लिख देते हैं ना। हमारे पास इनसे जितने भी क्या कहते हैं गमीट्स बनेंगे उन सबके पास यही वाला जीनोटाइप होगा। डू यू ऑल एग्री? क्योंकि यहाँ पर भी कैपिटल ए कैपिटल बी है, यहाँ पर भी कैपिटल ए कैपिटल बी है, तो जितने भी गमीट्स बनेंगे हमारे पास वो सारे इस तरह के ही बनेंगे। इज दैट करेक्ट? राइट। नाउ लेट्स से हमारे पास यहाँ पर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है। नाउ इन दिस केस हमारे पास द पॉसिबल गमीट्स इन द केस के क्रॉसिंग ओवर नाउ। अब लिंक जीन्स में क्या होता है, लिंक जीन्स में थोड़ा सा टेक्निकल चीज आ जाती है जो कि इतनी लगती बहुत डिफिकल्ट या बहुत कोई रॉकेट साइंस है, बट वो होती इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हम आज वही डिस्कस करने लगे कि लिंक जीन्स में हमारे पास नॉन क्रॉसिंग ओवर के केसेस कैसे होंगे और क्रॉसिंग ओवर के केसेस कैसे होंगे। टू क्विकली रिवाइज क्रॉसिंग ओवर क्या होती है कि जब हमारे पास प्रोफेज वन होता है तो प्रोफेज वन में हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे कम टुगेदर एज अ बाइवेलेंट एज अ पेयर। ना व्हेन दे कम टुगेदर उनमें काइज्मा फॉर्मेशन होती है। तो काइज्मा फॉर्मेशन हमारे पास हमेशा प्रोफेज वन में हो रही होगी, इट इज समथिंग दैट वुड हैपन। एंड काइज्मा फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है एक, कहते हैं इसको अलग साइड ड्रॉ, one chromosome and the other chromosome of the homologous pair would join together। कहते हैं वो इस तरह से ज्वाइन करता है और जिस पॉइंट पे वो ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट को, उस रीजन को हम क्या बुलाते हैं, उस रीजन को हम बुलाते हैं काइज्मा। So the homologous chromosomes come together in the prophase 1 and they form a chiasma, they overlap one another। Now हमारे पास जब ये ओवरलैप होता है, अब जब ये ओवरलैप होगा सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास जब सेपरेशन हो, जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होके अलग अलग जगह अपनी मेटाफेज प्लेट पे लगेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही जाकर लगे। एंड विद ओरिजिनल फॉर्म आई मीन कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का, नाउ दिस एंड दिस आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब ये सेपरेट होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी मेंटेन करें। सो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दे stay the same, they would stay the same। Capital A, capital B over here, capital A, capital B over here, small a, small b over here, small a, small b over here। They would maintain their original genetic makeup, genetic information, कोई भी exchange नहीं हुआ है। But अगर exchange of genetic material हो जाए तो किसी का माइक खुला हुआ है, आमना, आई थिंक सो योर माइक इज ओपन, योरसेल्फ। ओके। नाउ हमारे पास अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि हमारे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो जाता है। एंड व्हेन दैट हैपेंस तो हमारे पास अब क्या होगा, दैट यहाँ पर तो ओरिजिनल एलील्स या ओरिजिनल जीन्स लगे हुए होंगे जो ऑलरेडी उस क्रोमोसोम के थे, बट क्रॉसिंग ओवर के बाद वाला जो एरिया है उसमें यहाँ पर स्मॉल बी आ जाए, यहाँ पे इसका कैपिटल ए मेंटेन रहेगा बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इस पॉइंट पर हुई थी, तो हमारे पास ऊपर वाला ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और हमारे पास इन द अदर होमोलोगस क्रोमोसोम अगेन ऊपर वाला ए वुड स्टे द सेम, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर पे हमारी क्या कहते हैं यहाँ पर स्वैप हो गया है, जो बीज वाले हैं ना, बी वाला जीन जो है उनकी एलील्स आपस में स्वैप हो गई हैं एंड यहाँ पर इट इज ए, यहाँ पर इट इज बी। So this happens when crossing over takes place। जब crossing over takes place, if then crossing over takes place हमारे पास
न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ गमीट्स बन जाती हैं, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ हमारे पास पॉसिबिलिटी आ जाती है ना। अगर हम देखें कि ये हमारे पास क्या क्या चीजें पॉसिबल होती हैं, अगर तो हमारे पास नो क्रॉसिंग ओवर हुई है, अगर नो क्रॉसिंग ओवर वाला सिनेरियो था that हमारे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस तरह से एसोसिएट हुए और इस तरह से इंडिपेंडेंटली असोर्ट हुए कि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, तो हमारे पास क्या गमीट्स बनेंगे इनसे? इनसे जो हमारे पास गमीट्स बनेंगे दे वुड बी ए बी एंड ए बी, यानी एक ये गमीट बन जाएगा, एक ये गमीट बन जाएगा, एक ये गमीट बन जाएगा, एक ये गमीट बन जाएगा। So we have one possibility of capital A, capital B, and one possibility of capital small a and small b. Do you all agree? Okay, in the scenario where no crossing over is taking place, हमारे पास possibility of gametes in linkage inheritance would be of 2. Is that correct? Now, if we talk about our crossing over in this scenario, उसमें क्या गमीट्स बनेंगे? तो हमारे पास एक गमीट ये बन जाएगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। 4 possibilities. So the gametes that would come out, they would be capital A, capital B, capital A, small a, capital B, small a, small b. Right? Now, what we have to realize is that crossing over is a very rare event. हमारे पास काइज्मा फॉर्मेशन हमेशा होती है, ये चीज मैंने बार बार म्यूसिस पढ़ाते हुए भी समझाई थी, दैट काइज्मा फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस। प्रोफेस 1 में हमारे पास जो काइज्मा फॉर्मेशन है वो हमेशा होगी। बायवेरियंट्स हमेशा आपस में एक रीजन ऑफ ओवरलैप बना रहे होंगे जिसको हम काइज्मा बनाते हैं, काइज्मा बुलाते हैं। बट व्हेन दे सेपरेट आफ्टर दैट, हमारे पास क्रॉसिंग ओवर का लाइकलीहुड, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम होती हैं। तो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर इज अ रियर इवेंट। मोस्ट केसेस में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। हाउएवर अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, दैट वुड गिव राइज टू न्यू पॉसिबिलिटी ऑफ गमीट्स। वो न्यू पॉसिबिलिटी को अगर मैं हाईलाइट करूं, तो न्यू पॉसिबिलिटीज मेरे पास ये दोनों है, क्योंकि पहले तो ये दोनों पहले भी बन रहे थे। In the absence of crossing over, capital A and capital B and small a and small b, they were forming. तो capital A, capital B, small b वाले जो गमीट्स हैं जिनको मैंने टिक लगाया है, ये हमेशा बनेंगे चाहे क्रॉसिंग ओवर हो या क्रॉसिंग ओवर ना हो। इज दैट करेक्ट? तो हमारे पास अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें, परसेंटेज के हिसाब से बात करें, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू गमीट्स वुड ऑलवेज बी ग्रेटर, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर में भी बनेंगे, ये नॉन क्रॉसिंग ओवर में भी बनेंगे। सो कैन वी से कि हमारे पास जो ओरिजिनल पेरेंटल गमीट्स थे वो ज्यादा बन रहे होंगे, the percentage or the ratio of these two would be greater in comparison to the newer combination which took place after crossing over. अच्छा, हमारे पास जो ये नए गमीट्स बनते हैं ना, जो कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से बन रहे होते हैं, ये वाले, इनको हम बुलाते हैं रिकॉम्बिनेंट गमीट्स। The gametes that are made as a result of crossing over, these gametes are known as the recombinant gametes. और वो गमीट्स जो ओरिजिनली भी बन रहे थे, जिनको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर की प्रेजेंस में भी बन रहे थे, क्रॉसिंग ओवर की प्रेजेंस में नहीं भी बन रहे थे, उनको हम बुलाते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट गमीट्स। यस अमर, इज देयर अ क्वेश्चन? मिस ये पेरेंटल गैमेट्स से बन रहे थे। सॉरी, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? मिस ये जो पेरेंटल गैमेट्स हैं हम्म। वो ज्यादा क्यों बन रहे हैं? तो पेरेंटल गमीट्स को बेसिकली पेरेंटल गमीट्स ऐसा नहीं बुलाया जाता, नॉन रिकॉम्बिनेंट गमीट्स बुलाया जाता है। हमारे पास जो नॉन रिकॉम्बिनेंट गमीट्स हैं वो ज्यादा इसलिए बन रहे होते हैं क्योंकि उनकी चांसेस, उनकी प्रोबेबिलिटी बनने की ज्यादा इसलिए होती है बिकॉज वो क्रॉसिंग ओवर में भी बनेंगे और वो नॉन क्रॉसिंग ओवर में भी बनेंगे।
सो कोई भी सिनेरियो, चाहे क्रॉसिंग ओवर का सिनेरियो हो या नॉन या नो क्रॉसिंग ओवर का सिनेरियो, इन बोथ द केसेस नॉन रिकॉम्बिनेंट गमीट्स बन रहे होते हैं। तो एक चीज जो हमेशा बन रही है, चाहे क्रॉसिंग ओवर हो या क्रॉसिंग ओवर ना हो, उसके बनने के चांसेस, उसके बनने का रेशियो, उसके बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। जो हमारे रिकॉम्बिनेंट गमीट्स हैं, जो कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमें दो नई वैरायटी मिल रही हैं, वो हमारे पास बहुत रेयरली बनता है, उसके बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसकी परसेंटेज इन द पॉपुलेशन या उसकी परसेंटेज टू बी मेड, उसकी प्रोबेबिलिटी टू बी मेड कम होगी हमारे, बिकॉज वो बहुत रेयर केसेस में बनते हैं, तो बहुत कम पाए जाते होंगे। यस मिस। सो दिस मिस इज बट वाई, ऊपर भी दो बन रहे हैं और लाइक नीचे भी सेम रेशियो में बन रहे हैं। देखो ये या तो क्रॉसिंग ओवर होगी या क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, ये दिस और दैट का केस है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है तो हमारे पास बस यही दो गमीन्स बनेंगे। आपका एग्जामिनर ना क्वेश्चन में लिखता है, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, सो आपका एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में लिख के देगा कि अगर लिंकेज का केस है तो बताएगा इन केस क्रॉसिंग ओवर अकर्स, तो आप क्या बनाओगे, आप चार गमीन्स बनाओगे। और अगर एग्जामिनर ने स्टेटमेंट में लिखा है दैट assume that no crossing over is taking place, आप सिर्फ ये दो gametes बनाओगे। So your examiner would tell you when to make two gametes in the question and when to make two gametes in the question of a linkage trait, ठीक है। So आपको बताएगा क्रॉसिंग ओवर अगर हुई है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट दोनों बनेंगे, एंड इन द केस की क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है तो खाली हमारे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट गमीट्स ही बन रहे होंगे। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स सी हमारे पास अगर मिस, थी, लेकिन आपको कैसे पता होगा कि कॉम्बिनेशन क्या होगा? हमें ऐसे पता होगा कि हमारे पास, देखो, दे टेल अस द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, वो हमें बोल देंगे दैट द पेरेंट, वन पेरेंट इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर द जीन and one parent is homozygous dominant for the gene। और ये हमारे पास लिंक जीन्स की बात हो रही है, लेट्स से लिंक जीन्स है दोनों। नाउ पहले इन दोनों पेरेंट्स के हम जीनोटाइप्स लिख देंगे। इफ द पेरेंट इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर द लिंक जीन्स, तो उस पेरेंट के जो वो होगा, क्या कहते हैं, जीनोटाइप होगा, उसमें एक क्रोमेटिड पे क्या कहते हैं, स्मॉल आर होगा। आर ही है ना हमारे पास इन द केस दैट आई हैव टू, नहीं ए और एच है, सॉरी, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए होगा एंड स्मॉल एच एंड स्मॉल एच होगा इफ द पेरेंट इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर द लिंक जीन, यही जीनोटाइप होगा पेरेंट का। यस मिस। एंड इफ इट इज homozygous dominant for the linked gene, तो हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल एच, कैपिटल एच एंड स्मॉल एच होगा। नाउ मिस, जे ए एच नहीं होगा? homozygous dominant है ना। नहीं, मतलब कि एक क्रोमोसोम पे दो एज हैं और एक पे हाँ दो एच हैं, मुझे कंफ्यूजन हो गया। ए ए एच नहीं होना चाहिए? हाँ, सॉरी, या राइट, सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक। या ए एच एंड ए एच एंड ए एच एंड कैपिटल ए एच, या दैट वाज मिस्टेक एट माय पार्ट, सो सॉरी। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या कहते हैं, इन दिस केस क्या होगा, इसके जो क्रोमेटिड्स होंगे वो कैसे दिखाई देते होंगे, यहाँ पर ए, यहाँ पर एच, यहाँ पर ए, यहाँ पर एच। नाउ इन दोनों पेरेंट्स से हमारे पास यही गमीज बन सकते हैं इन ऑल द केसेस। इनमें अगर क्रॉसिंग ओवर हो या क्रॉसिंग ओवर ना हो, इनके जो भी गमीज होंगे वो हमारे पास इन ऑल द केसेस इसके गमीज ए एच होंगे, और इसके गमीज क्या कहते हैं, ए एच और ए एच होंगे, चाहे क्रॉसिंग ओवर हो या ना हो। डू यू ऑल एग्री? क्योंकि यस। अगर ये भी यहाँ जाके लग जाता है और ये यहाँ आके लग जाता है, बात तो वही रहेगी। इज दैट करेक्ट?
सो होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट में अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी जाती है तो हमारे पास कोई नए कॉम्बिनेशंस नहीं बनते। नए कॉम्बिनेशंस कहाँ पे बनते हैं? नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं हेट्रोजाइगस अगर हमारे पास पेरेंट हो फॉर द लिंक्ड जीन्स। क्योंकि अगर वो हेट्रोजाइगस हुआ, इफ द पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, सो इन दैट केस उसका एक क्रोमेटिड पे क्या कहती हैं, कैपिटल ए कैपिटल एच है, कैपिटल ए कैपिटल एच, और दूसरे पे स्मॉल ए और स्मॉल एच होगा ना। अगर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो जाती है एट दिस पॉइंट, ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पर आकर लग गया, ये वाला तो क्रोमोसोम को हमने कुछ छेड़ा, क्रोमेटिड को हमने छेड़ा नहीं है, तो ये एज इट इज वैसे ही रहेगा। दिस बिकॉज इस पॉइंट पे हमारा स्वैप हुआ है, इस पॉइंट पे हमारा काइस्मा बना है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर स्मॉल एच आके लग जाएगा। अगेन ऊपर वाला stays untouched, this becomes capital H, और हमारे पास this would be small a and small h। तो इससे हमारे पास जब चार गमीट्स बनेंगे तो एक गमीट ये वाला होगा, एक गमीट ये वाला होगा, एक गमीट ये वाला होगा, और एक गमीट ये वाला होगा। इज दिस नाउ क्लियर कि हमारे पास क्यों चार डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन अ heterozygous person for a linked gene? Yes, miss. हाउ इज दैट heterozygous? heterozygous का क्या मतलब होता है? heterozygous का मतलब होता है एक इंसान के अंदर फॉर वन पर्टिकुलर जीन दो डिफरेंट एलील्स हो, ये मतलब होता है हमारा। इस वाले के पास सारी डोमिनेंट एलील्स हैं, इसके पास रिसेसिव एलील्स हैं। सो बिकॉज इट हैज one dominant one recessive for each of the for each of the trait for each of the gene, तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये हमारे पास एक heterozygous organism हुआ। सही है, देखो। मिस ये दोनों क्रोमोसोम्स एक ही बंदे में है ना? हाँ, ये दोनों क्रोम्स एक ही बंदे में है। फिर ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास heterozygous का क्या मतलब है? It has one dominant allele of a gene and it has one recessive allele of a gene। अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को देखो, इसने लेट से इसके पास ये जो क्रोमोसोम आए इसके एक पेरेंट्स आया और ये क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट्स आया। एक पेरेंट ने उसे डोमिनेंट एलील्स दिए हैं, ठीक है, और एक पेरेंट ने उसे रिसेसिव एलील्स दिए हैं। सो इजंट दिस अ heterozygous organism because it has both dominant and recessive alleles? So this is why this organism is a heterozygote। Now, अब अगर हमारे पास हम दो heterozygous individuals को आपस में क्रॉस करें, एंड यहाँ पर ये केस है दैट नो क्रॉसिंग ओवर हैज टेक प्लेस, वी आर सपोज टू अज्यूम नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, तो हमारे पास गमीज कितने बनेंगे, इस पीरियड के बनेंगे दो गमीज, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, इसकी भी कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी बनेंगे। और अगर हम क्रॉसेस जब बनाएंगे, एक क्रॉस हमारा बनेगा कैपिटल ए बी, ले भी, इसको हम एक्चुअली ऐसे लिख लेंगे। ना
अब अगर हम इनके फिनोटाइप्स देखें तो हमारे पास इन तीनों के पास एक एक डोमिनेंट एलील है, तो इनका डोमिनेंट फिनोटाइप आएगा. Three of them would have the dominant phenotype because all of them have either both the alleles dominant, या अगर इन दोनों में देखें तो इनके पास एक एक dominant allele है for both the traits. So can we say that all three of them would exhibit a dominant phenotype, and only this individual, this offspring, would have a recessive phenotype? पेरेंट्स क्या थे? पेरेंट्स हमारे पास हीट्रोजाइगस थे. हमारे पास जब भी दो पेरेंट्स हीट्रोजाइगस होती हैं तो उनका जब वो आता है, क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग रेशियो आता है फिनोटाइप का, इट इज ऑलवेज 3:1. ये हमने मोनोहाइब्रिड में भी देखा था. डाईहाइब्रिड में भी जब पेरेंट्स आपस में क्या होते हैं, हीट्रोजाइगस होते हैं, तो हमारे पास जो डोमिनेंट फिनोटाइप होता है वो 75% एक्सप्रेस होने का चांस रखता है, और रिसेसिव फिनोटाइप के पास खाली 25% चांसेस होते हैं टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? What are you asking about only for linked genes, Amar? नहीं, मुझे मोनोहाइब्रिड में जो तो हाँ, रेशियो 3:1. 3:1 का रेशियो हमेशा ऑफस्प्रिंग में आएगा अगर दोनों पेरेंट्स हीट्रोजाइगस है. अगर हम उस पे भी देखें ना, डाईहाइब्रिड के जो हमने क्रॉसेस बनाए, हमारे पास कलर में जो ब्राउन ट्रेट था, ब्राउन वाज अ डोमिनेंट ट्रेट. ब्राउन कितने बच्चों में है? ब्राउन हमारे पास 12 बच्चों में ब्राउन कलर है. और व्हाइट कलर कितने बच्चों में है? 3+1. हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग्स हैव ब्राउन कलर, तो 3:4 का रेशियो, सॉरी 3:1 का रेशियो हमारे पास डाईहाइब्रिड में भी आ रहा है बिकॉज बोथ द पेरेंट्स वर heterozygous. कैन यू सी दिस? कैन ऑल ऑफ यू अप्रिशिएट दैट? और अगर हम हाइट के ट्रेट की अगर बात करें, हमारे पास हाइट में डोमिनेंट ट्रेट क्या था? हाइट में डोमिनेंट ट्रेट वाज टॉल. अगर हम देखें टॉल कितने ऑफस्प्रिंग्स थे, सो टॉल हमारे पास 9+3, 12 ऑफस्प्रिंग्स वर टॉल. एंड अगर हम शॉर्ट ऑफस्प्रिंग्स की बात करें, 3+1, तो हमारे पास 3+1 4. अगेन टॉल इज टू शॉर्ट का यहाँ पर भी रेशियो 3:1 आ रहा है. So every time the parents are heterozygotes, both the parents have to be heterozygotes. देखो यहाँ पे दोनों पेरेंट्स heterozygote थे, यहाँ पर भी क्या कहते हैं, दोनों पेरेंट्स heterozygote है. So when two heterozygote parents cross over, क्या कहते हैं, mate together, they would always form इस तरह के ऑफस्प्रिंग्स जिनमें से 75% would have the dominant phenotype and only 25% offsprings would have the recessive phenotype. Is this clear? Any questions? मिस जो 9:3:3:1 है उसके अंदर हाउ इज इट 25%? कहाँ पे? 3:1. नो मिस, 9:3:3:1 में. 9:3:1 में अगर मैं आपसे पूछूं, दोनों डिफरेंट जो हमारे ट्रेट्स हैं, दो डिफरेंट ट्रेट्स की हम इनहेरिटेंस देख रहे थे ना, कलर की और हाइट. हमारे पास कलर में अगर हम डोमिनेंट देखें तो हमारे पास कितने बच्चे हैं 9:3:3:1 में जिनके पास डोमिनेंट कलर है? 9+3 12. 4 बच्चे हैं, राइट? Yes. Sorry, 9+3 12. 9+3 12 kids have the dominant color, brown color. और व्हाइट कलर जो हमारे पास रिसेसिव कलर था वो हमारे पास 3+1, ओनली 4 ऑफस्प्रिंग्स हैव द रिसेसिव कलर. तो ये हमारे पास 3:1 हो गया फॉर द कलर का ट्रेट. कि कलर के ट्रेट में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हमारे पास हमें दिखाई दे रहे हैं उनका अगर हम इवेंचुअली सिंपलेस्ट रेशियो दें तो वो 3:1 आ रहा है फॉर द ट्रेट ऑफ कलर. Yes, मैं सब समझ आ गई. जज़ाकल्लाह. ओके, परफेक्ट. अच्छा, नाउ हमारे पास अगर हम क्रॉसिंग ओवर के केसेस की बात करें, क्रॉसिंग ओवर में हमारे पास क्या बन रहा होता है? क्रॉसिंग ओवर में हमारे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट गमीज दोनों बन रहे होते हैं. वी हैव 4 गमीज दैट आर फॉर्म, द नॉन रिकॉम्बिनेंट वन एंड द रिकॉम्बिनेंट वन. तो इनको मैं नॉन रिकॉम्बिनेंट
और ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट गमीट्स है ना। हमने जो बात की थी नॉन लिंक्ड की डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में, वहां पर भी हमें क्या कहते हैं, हीट्रोजाइगोट्स में कितने और वो नजर आ रहे थे, गमीट्स, 4 गमीट्स नजर आ रहे थे। इफ वी गो बैक टू द डाई हाइब्रिड वाला केस अगेन फॉर अ मिनट, हमारे पास जब डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में एक हीट्रोजाइगस था, तो हमारे पास लाइकलीहुड था 4 गमीट्स बनने का। इज दैट व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे? ना, हमारे पास नॉन लिंक्ड जीन्स में अगर हेटेरोजाइगोट पेरेंट है और उसके 4 गमीट्स बन रहे हैं, तो इन 4 गमीट्स का इक्वल लाइकलीहुड होता है कि इनमें से कोई सा भी गमीट बने। द प्रोबेबिलिटी इज सेम, 1:1:1:1:1। नॉन लिंक्ड जीन्स में हमारे पास जब 4 गमीट्स बन रहे होते हैं, और 4 गमीट्स हमेशा एक हेटेरोजाइगोट पेरेंट के बनेंगे, हमारे पास इन दैट केस द रेशियो ऑफ 4 gametes टू बी फॉर्म्ड इज इक्वल। ये इसके साथ भी इक्वली पेयर अप कर सकने का चांस रखता है, इसके साथ भी पेयर अप करने का इक्वल चांस रखता है, ये इसके साथ पेयर अप करने का इक्वल चांस रखता है, ये इसके साथ पेयर अप करने का इक्वल चांस रखता है। So the likelihood of all these 4 different gametes to be formed in non-linked dihybrid inheritance is the same. कोई भी बन सकता है, ये रैंडम प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, और इक्वल चांसेस होते हैं, 25% इसकी, 25% इसकी, 25% इसकी, 25% इसके। However, मैंने ही बताया था क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर एक हमारा अनलाइकली इवेंट है। तो हमारे पास इन दिस केस जो ये 4 गमीज बन रहा है ना, इनके पास इक्वल पॉसिबिलिटीज नहीं होती। These two have a greater possibility to be formed, and these two have a rare possibility to be formed. तो जब हमारे पास 4 गमीज बन रहे होते हैं ना लिंकेज में, in the case of crossing over, so the greater possibility, the greater chances of the non-recombinant gametes is greater in comparison to the possibility of the recombinant gametes to be formed. तो यहाँ पर 1:1:1:1 का रेशियो नहीं होता, यहाँ पर chances of the recombinant gametes are very less to be formed in comparison to the non-recombinant gametes. बेसिकली हमारे पास, मैं ये कह रही हूँ, डाई हाइब्रिड में जब 4 गमीट्स बन रहे थे ऊपर, सबके पास इक्वल चांसेस था, सबके पास इंडिपेंडेंटली असोर्ट होने का इक्वल पॉसिबिलिटी थी, इक्वल लाइकलीहुड था। चारों गमीट्स 25% चांस रखते थे बनने का। हाउएवर यहाँ पर सारे गमीट्स के पास इक्वल चांसेस नहीं है। क्यों इक्वल चांसेस नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो क्रॉसिंग ओवर है दैट इज अ वेरी रेयर इवेंट। इन दोनों के बनने का चांस बहुत कम, बहुत रेयर है। रिकॉम्बिनेंट गमीट्स बनने का चांस, रिकॉम्बिनेंट गमीट्स बनने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। हाउएवर नॉन रिकॉम्बिनेंट गमीट्स आराम से बन सकते हैं, इजिली बन सकते हैं, वो हमारे पास ग्रेटर पॉसिबिलिटी रखते हैं। बिकॉज सिंस द क्रॉसिंग ओवर इज अ रेयर इवेंट ना, ये रेयर इवेंट होगा तभी रिकॉम्बिनेंट गमीट्स बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। नॉन रिकॉम्बिनेंट गमीट्स तो वैसे भी हर हालत में बन रहे होंगे, तो उनकी पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर। यस अमर। मिस, जो नॉन लिंक जीन्स ऊपर आपने किया है उसमें भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती? नॉन लिंक चीज में कैसे क्रॉसिंग ओवर होगी? क्रॉसिंग ओवर तो हो ही हमारे पास खाली होमोलोगस पेयर्स में है। जी मिस, ओके। इन दोनों की आपस में क्रॉसिंग ओवर की बात करो, एक होमोलोगस पेयर की, तो हमारे पास वो फिर उस तरह की क्रॉसिंग ओवर जो है वो डाइहाइब्रिड कैसे होगी? बिकॉज यहाँ पर तो इस क्रोमोसोम के पास हम एक ही जीन देख रहे हैं ना, इसके पास 2 जीन्स तो नहीं है, एक ही जीन है। मिस, तो क्रॉसिंग ओवर सिर्फ आई मीन लिंक जीन्स में होती है? हाँ, क्रॉसिंग ओवर्स हमारे पास हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होती है। ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर होगी। अच्छा, अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर हो भी गई, अगर मैं तुम्हें ये दिखा भी दूं इनके जो क्या बन सकते हैं चांसेस, अगर ये क्रॉसिंग ओवर इनकी हुई, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड है ना, तो हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं,
टी है, यहाँ पर टी है, सही है। और अगर लेट्स से क्रॉसिंग ओवर इस तरह से हुई कि ये दोनों आपस में स्वैप हो गए, ये कह रहे हो, दिस इज अ क्वेश्चन हमारा, कि ये भी तो हो सकता है, मिस यहाँ पे भी तो क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। जी मिस। तो हमारे पास क्या गमीट्स बनेंगे? एक गमीट टी वाला बनेगा, एक गमीट टी वाला बनेगा, एक स्मॉल टी, एक स्मॉल टी, यही बनेगा। तो मोनोहाइब्रिड में हम हमेशा यही चार गमीट्स तो बना रहे होते हैं। सो मोनोहाइब्रिड में अगर इनहेरिट क्रॉसिंग ओवर हो भी रही होगी तो हमारे पास यही चीज बन रही होगी जो हम ओ लेवल से बनाते आ रहे हैं। देखो, ये बनाते आ रहे हैं ओ लेवल से। सो अगर इनकी क्रॉसिंग ओवर हो भी गई तो भी तो सेम चीज बनेगी, सेम गमीट्स बन रहे होंगे, वही चार गमीट्स बन रहे होंगे। आर यू गेटिंग दिस? जी मिस। सो क्रॉसिंग ओवर सिर्फ डायहाइब्रिड में होती है। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होती है। बाइवेलेंट जो होमोलॉग। हमारे पास है ना, जो दो सेम लुकिंग क्रोमोसोम्स है उनमें होगी। यहाँ क्रॉसिंग ओवर हम जब डाई हाइब्रिड में देख रहे होते हैं ना, तो होता क्या है कि दो डिफरेंट जीन्स की बात आ जाती है। तो जब दो डिफरेंट जीन्स की बात आ जाती है तो हमारे पास फिर गमीट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी तो चेंज हो रहा होता है। आर यू गेटिंग दिस? हाँ। तो हमारे पास जो नॉन रिकॉम्बिनेंट गमीट्स हैं वो बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और हमारे पास रिकॉम्बिनेंट गमीट्स के बनने के चांसेस कम होते हैं इन द केस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अच्छा जी। ना, हमारे पास इससे हम एक फॉर्मूला हमारे पास आता है जो हम जिससे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर वैल्यू। क्रॉसिंग ओवर वैल्यू क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट गमीट्स ओवर द टोटल गमीट्स into 100। एक मिनट, what are you saying? लेकिन we aren't we just seeing the case where crossing over does अगर हमारे पास देखो, एक ऑर्गेनिज्म में एक गमीट नहीं बन रहा होता रोज, एक दिन में 30,000 गमीट्स बन रहे होते हैं। अब उन 30,000 गमीट्स में से कुछ रिकॉम्बिनेंट गमीट्स होंगे, कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट गमीट्स होंगे। अब उन 30,000 में से अगर हम देखें तो हमारे पास ज्यादा हमें कौन से नजर आ रहे होंगे? कौन रिकॉम्बिनेंट गमीट्स नजर आ रहे होंगे या नॉन रिकॉम्बिनेंट गमीट्स नजर आ रहे होंगे, राइमा? एंड फॉर ऑल ऑफ यू, अगर एक हमारे पास दिन में 30,000 गमीट्स बन रहे हैं तो हमारे पास उन 30,000 गमीट्स में ज्यादा चांसेस कौन से गमीट्स के बनने के हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज्यादा है ना, और रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट बन नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर 30,000 में से हमारे पास लेट से 25,000 बन रहे हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट और 5,000 बन रहे हैं रिकॉम्बिनेंट, तो हमारे पास हमेशा जो लाइक्लीहुड है ना नॉन रिकॉम्बिनेंट बनने का वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट गमीट्स। इसकी रीजनिंग क्या है? इसकी रीजनिंग ये है बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज अ वेरी रेयर इवेंट। Yes, we are saying overall, not specifically in one case. Specifically in one case में हमारे पास ये चारों बनेंगे, बट अगर ओवरऑल हम गमीट्स की बात करें, ओवरऑल हम ऑफस्प्रिंग्स की बात करें, तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट गमीट्स और उनसे रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स बनने के चांसेस कम होते हैं इन कंपैरिजन टू आवर नॉन रिकॉम्बिनेंट गमीट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस?